दिनेश नाम का एक गरीब व्यक्ति मणिगंज गांव में रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। दिनेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम ऋतु और सोनू था। उनके पड़ोस में शकुंतला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसलिए नीलम और दिनेश ने ही उसकी जमकर सेवा की। और अब जब वो अपनी आखिरी वक्त पर थी, तभी उसने कहा, दिनेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। ये आप कैसी बात कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़े ही की जाती है, और ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे, उससे पहले एक बात जरूर कहना, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा इंसान की मदद करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारा की कभी कोई मदद ही नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना। जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही शकुंतला चल बसी। दिनेश और नीलम ने कुकर को शकुंतला का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। नीलम हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो दिनेश जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था, लेकिन एक रोज तकरीबन 5 दिन तक लगातार भारी बारिश पड़ी, जिसकी वजह से दिनेश लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। दिनेश परेशान होकर बोला, नीलम, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में तुम जंगल कैसे जाओगे? और अगर जंगल चले भी गए तो उन गीली लकड़ियों का हम करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे, इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये अब हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, अब मैं खाने के लिए क्या दूं? तभी दिनेश के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं नदी पर जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं और उन्हें बाजार में बेच कर आऊं। इतनी बारिश में तो पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक होगा और मछलियां आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो उनको ही पकाकर खा लेंगे। दिनेश बिना देरी किए अपने पड़ोसी मोहन से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी में जाल डालता है, काफी सारी मछलियां एक साथ जाल में आकर फंस जाती हैं। बिना देर किए वो मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा ठंड से थरथराते हुए रो रहा है। दिनेश उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, और रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी बीवी को कुछ खिला पाऊंगा। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में खुद आपके घर जैसा ही हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज घर कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी की जान जरूर चली जाएगी। क्यों, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारा बेटा या कोई और? नहीं, मैं और मेरी बीवी ही हैं। एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी ही है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं भी जीकर क्या करूँगा? मैं भी अपनी जान दे दूंगा। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे घर पर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर जाकर क्या करूंगा? ये लो, ये मछलियां आप ही रख लो। इसके बाद घर लौटते वक्त दिनेश कुछ साग के पत्ते तोड़ लाता है और घर आकर अपनी पत्नी को देते हुए बोलता है,
नीलम, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कुछ पत्ते साग के तोड़ कर लाया हूँ। लाओ, कम से कम यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इन्हें बनाए किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। अरे वो कुकर कब काम आएगा? जो शकुंतला काकी ने दिया था उसी में जल्दी से उबाल लो। नीलम कुकर अलमारी से निकालती है और उसे धोकर साग को उसमें उबालने के लिए रख देती है। तभी दिनेश को काकी की वो बात याद आती है और वो रसोई में जाकर कुकर के सामने बोलने लगता है, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। आज मेरा शाही पनीर खाने का बहुत मन है। ये कहकर दिनेश बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही नीलम ने कुकर का ढक्कन खोला, उसमें शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी। जल्दी आओ, ये देखो कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। बच्चे और दिनेश दौड़े दौड़े रसोई में आए और ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इसका मतलब ये सचमुच कोई जादुई कुकर है। इसके बाद दिनेश और नीलम के साथ साथ बच्चों ने भी आज स्वादिष्ट खाना भरपेट खाया। इसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी खाने का मन करता तो नीलम कुकर को धोकर उसे चूल्हे पर चढ़ाती और अपनी मनपसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने से उनके पड़ोस में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी उमा से कहता है, ये दिनेश के घर से हर रोज तरह तरह की खाने की खुशबू आती है। इनके पास इतने पैसे कब से आने लग गए जो ये लोग पकवान खाने लगे। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखते हैं और उनको इस राज का पता चल जाता है। मोहन और उमा मिलकर उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी वे उनके घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। अपने घर जादुई कुकर लाकर उमा झट से उसका इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसे धोकर चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, मेरा कुकर तू सबसे ऊपर, चल जल्दी से मेरे मन का खाना दे। फिर वो अपनी मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी देर में कुकर काला होता चला जाता है और कुछ देर में वो फट जाता है, जिससे उन दोनों को चोट आ जाती है। कुकर टूटकर जमीन पर पड़ा होता है। आवाज सुनकर दिनेश और नीलम भागे भागे आते हैं तो जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए कुकर को देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही दिनेश उन कुकर के टुकड़ों को उठाता है तो वे वापसी से जुड़कर पहले की तरह चमत्कारी कुकर बन जाता है। अब मोहन को सारी बात समझ आ गई थी और वो अपने किए की माफी दिनेश से मांगता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, हम तेरे घर से ये कुकर लालच की भावना से चोरी करके ले गए थे और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे। दिनेश और नीलम अपने कुकर को अपने साथ लिए घर वापस आ जाते हैं और हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। सुनो, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर चल, फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है, मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोल लेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से 8 कड़वे करेले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा तेरी तो। देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहां से चले जाते हैं।
कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गांव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो? ढाबे में आग लगा दो। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ मीनाक्षी, मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा, तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है, पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो, आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी। मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है, और कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है? अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके। जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।